नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है हाई फाई बहू का मिडिल क्लास सास के साथ बर्ताव। फिर बेटे ने सिखाया अपनी बीवी को ऐसा सबक कि उसकी अकल ठिकाने आ गई। तो आइए जानते हैं आज की कहानी में। अरे माँ, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि काजल के एक एक पैसे का हिसाब मत रखा करो। वह कोई छोटे मोटे घर की लड़की नहीं है। उसके लिए 1000-2000 रुपए खर्च करना तो मामूली सी बात है। ऐसे में अगर तुम उससे रोजाना के पैसों का हिसाब पूछोगी तो वह तो गुस्सा ही होगी ना। इसमें उसकी क्या गलती है? राज ने अपनी माँ शांता जी को समझाते हुए कहा। शांता जी अपने बेटे की हर बात सुनकर गर्दन हिलाती रहीं। फिर जब उसकी बात पूरी हो गई तब शांता जी ने कहा, बेटा, मैं उससे पैसों का हिसाब नहीं मांगती। मैं तो उसे बस इतना कहती हूँ कि अपने घर की तरफ देख कर चले। ज्यादा फिजूल खर्ची करने से घर का बजट बिगड़ने के अलावा और कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसे ही फिजूल खर्ची करते रहोगे तो कल को तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं बचेगा। उल्टा तुम लोगों पर दुनिया भर का कर्ज और हो जाएगा। मैं तो बस तुम दोनों के भविष्य के बारे में सोचकर ही उसे सचेत करती रहती हूँ कि कल को तुम्हें ही एक एक पैसे के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। और बेटा, मैं मानती हूँ कि वह एक अमीर घर की लड़की है, लेकिन जब लड़की ससुराल में शादी करने के बाद आती है तो उन्हें अपने मायके की धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं होता। उनके खर्च, उनकी ख्वाहिश, सब कुछ पूरा करने का काम उनके पति का होता है। तो उसी के अनुसार ही उन्हें अपने पैसे खर्च करने चाहिए। तो मैं भी तो तुझे बस यही समझाना चाहती हूँ। देख, उसके पिता की आय बेशक लाख रुपए महीने रही होगी, लेकिन तेरी तेरी आय तो 30-32 हज़ार रुपए महीने ही है ना। ऐसे में अगर 1500 रुपए रोज के वह खर्च कर देगी तो भला घर का खर्च कैसे चलेगा? किसी का लेन देन हो या कहीं फंक्शन आदि में आना जाना हो, हर चीज में पैसे लगते हैं। अगर 2 पैसे हम आज नहीं बचाएंगे तो कैसे काम चलेगा? शांता जी की बात सुनकर उनका बेटा बोला, माँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात को बार बार कहकर उसके पीछे पड़ी रहोगी तो झुंझला कर उल्टा जवाब ही देगी ना। फिर कहोगी कि मुझे सुनाती रहती है। तुम्हारी हर वक्त की यह टोका टोकी की आदत मुझे जरा पसंद नहीं है। तो आज के बाद काजल जो भी करती है ना, उसे करने दो। अगर वह पैसे भी खर्च कर रही है तो किसी और के पैसे नहीं, मेरे पैसे खर्च कर रही है। इसीलिए हर समय उसके सिर पर मत चढ़ के रहा करो। शांता जी अपने बेटे की बात सुनकर कुछ कह ही रही थीं, लेकिन उनका बेटा उनकी बात सुने बिना ही वहां से पैर पटकते हुए चला गया। शांता जी ने भी खुद को समझा लिया कि कोई बात नहीं, जैसे भी हो, बुढ़ापा तो इन्हीं बच्चों के सहारे गुजारना है। ऐसे में जो इनका मन करे वह करते रहें। मेरा समझाने का फर्ज था, पर अगर नहीं समझें तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? शांता जी ने आगे से काजल को किसी भी बात पर टोकना बंद कर दिया और इस बात से काजल की आदत ही खराब हो गई। अब तो उसने धीरे धीरे करके घर के सब काम करना बंद कर दिया। कभी सिर दर्द का बहाना करके लेट जाती तो कभी कहती कि रोटियां बनाने से मेरी कलाई में दर्द हो जाता है। रोज रोज का उसने यही ड्रामा लगा रखा था और अपने पति राज को कहकर हर काम के लिए अपनी सास से कह दिया करती थी। बेचारी शांता जी, बेटा ऑफिस जाता था, इसीलिए उसको सुबह नाश्ता बनाकर और लंच पैक करके दे दिया करती थी। जब जब बहू की तबीयत खराब होती तो पहले भी वह घर का सारा काम कर दिया करती थीं,
लेकिन अपनी बहू को अब आराम से बिस्तर में लेटकर ही खाने पीने का सामान दिया करती थीं। लेकिन अब तो उसकी आदत ही बुरी पड़ गई थी। अब वह बिस्तर से उठना ही नहीं चाहती थी। इस पर शांता जी ने काजल से कहा, काजल बेटा, मैं समझती हूँ कि तू बड़े घर की बेटी है, इसीलिए तुझसे ज्यादा काम नहीं होता, पर कम से कम उठकर बाहर टहल लिया कर, पार्क में ही घूमने चली जाया कर। हर वक्त बिस्तर में लेटे लेटे इस फोन से लगी रहेगी तो तेरा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। शरीर जितना चलता फिरता रहे उतना अच्छा होता है, इसीलिए कह रही हूँ बेटा, थोड़ा बहुत घूम लिया कर। काजल ने तब तो अपनी सास को कुछ नहीं कहा, पर अपने पति के आने पर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी और आंसू बहाती हुई बोली, तुम्हारी माँ को 2 दिन काम करने के लिए क्या कह दिया? उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे मैं क्या पूरे दिन बस पड़ी ही रहती हूँ? दिन में 1000 काम होते हैं, 2-4 काम तुम्हारी माँ कर लेंगी तो घट जाएंगी क्या? मैं तो कभी उल्टा जवाब भी नहीं देती, इतना सोच समझ कर चलती हूँ। उनकी 1000 बातें भी सुनती रहती हूँ, पर फिर भी तुम्हारी माँ हैं कि ज़रा नहीं सोचती। और राज भी बस अपनी पत्नी की बातें सुनता रहा और जाकर अपनी माँ के सिर पर चढ़ बैठता। माँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि काजल इस घर में कितना एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है? तुम हो कि बात बात पर उसे सुनाती रहती हो। अरे यह तो उसके संस्कार हैं, जो अभी तक उसने तुम्हें उल्टा जवाब नहीं दिया। वरना और कोई लड़की होती तो अब तक तो इस घर में कलह मचा दिया होता। वह तो काजल है जो बेचारी हमेशा ही आपकी बातें सुनकर भी शांत रह जाती है, और आप हैं कि आप जरा नहीं सोचती। अरे घर का काम निपटा कर शांति जी बैठी ही थीं कि तभी उनके बेटे ने आकर उन्हें दुनिया भर की बातें सुना दी, जिसे सुनकर शांति जी को अपार दुख हुआ। वह अपने बेटे की बातें सुनकर अपने आप पर काबू न रख पाईं और उनकी आंखों में आंसू भर आए। वह आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटा, मैंने तो बहू से कुछ भी नहीं कहा, जो अब तू यहाँ आकर मुझसे लड़ रहा है। मैं तो सुबह से ही घर का सारा काम कर रही हूँ और मैंने उसे एक बार भी नहीं कहा कि तू कुछ काम कर दे। तब उनका बेटा बोला, अरे माँ, ऐसे भी कौन से पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं घर में? घर में हम 3 ही तो जन हैं, बस हमारे खाने पीने का काम ही तो है, वो भी आपसे नहीं किया जाता। जरा से काम की वजह से अब आप रो कर दिखा रही हैं। शांति जी अपने आंसू पोंछती हुई बोली, माफ करना बेटा, मैं तो भूल ही गई थी कि अब तो मुझे तेरे सामने रोने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वह अधिकार भी अब तो तेरी पत्नी का है ना। और वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं काम करने से कभी नहीं बचती, और वैसे भी मैं तो ऐसा कुछ सोचती ही नहीं हूँ। मैं तो काजल को भी अपनी बेटी की तरह मानती हूँ और खुद ही यह सोचती हूँ कि अगर तेरी शादी ना हुई होती तब भी तो मैं घर का सारा काम करती ना, या काजल की जगह मेरी एक बेटी होती तो क्या मैं उसे बनाकर नहीं खिलाती? यही सब सोचकर मैं काम कर लेती हूँ। लेकिन मुझे रोना इस वजह से नहीं आया कि मैं घर के काम करती हूँ, बल्कि इस वजह से आया कि तूने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सुने बस अपना फैसला सुना दिया। मुझे एक बात बता, तू यहाँ मुझसे अपनी पत्नी की तरफदारी करने आया है? क्या तूने कभी भी अपनी पत्नी को जाकर समझाया है? जो बातें मैंने तुझे बताई थीं, क्या तूने कभी भी उसे जाकर कहा है कि वह अपने खर्चों में थोड़ी सी कमी करने की कोशिश करे? क्या तूने कभी भी उसे यह कहा है कि काजल,
माँ तो घर का काम करती ही हैं, तुम जरा माँ का हाथ बटा दिया करो। नहीं ना, मैं ये सोचकर रो रही हूँ कि मैं जिस बेटे को पाल पोस कर मैंने इतना बड़ा कर दिया, जिस बेटे के लिए मैंने अपनी जिंदगी भर की खुशियां दांव पर लगा दी, जिसकी हर खुशी में मैंने अपनी खुशी ढूंढी, जिसे 25 सालों तक मैंने अपने सीने से लगा कर रखा, आज 25 दिन भी नहीं हुए जिस बहू को आए, उसने मेरे उस बेटे को मुझसे अलग कर दिया। जिस बेटे को मेरी आंखों में आंसू भी बर्दाश्त नहीं थे, आज मेरा वही बेटा मुझे ताने दे रहा है कि मैं उसे रोकर दिखा रही हूँ। रोऊं नहीं तो क्या करूं? बता। जहां तक बात रही बड़े घर से आने की, तो तू शायद भूल गया है कि मैं किस घर से आई हूँ। लेकिन मैं तेरे पिताजी के यहाँ आकर हर परिस्थिति में मैंने खुद को ढाल लिया, अपने सास ससुर की सेवा की, अपने परिवार के सभी छोटों को प्यार दिया, हमेशा सबका ख्याल रखा और कभी भी किसी काम को करने के लिए मना नहीं किया। शायद तुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मैं कैसी थी और मेरा मायका वह कैसा है। यह जो बहू बात बात पर अपने मायके की धौंस दिखाती रहती है कि वह बहुत ऊंचे घर से आई है, बहुत अमीर घर से आई है, अगर उसने कभी जाकर मेरा मायका देख लिया ना, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। मैंने देखा है तेरी बीवी का मायका। मैं भी मानती हूँ कि वह लोग हमसे थोड़े बेहतर हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि काजल ने अपने मायके में कभी किसी काम में हाथ नहीं लगाया होगा, या फिर काजल अपने मायके में हर दिन 1000-2000 रुपए खर्च कर देती होगी। मुझे 4 बातें सुनाने के बजाय एक बार अपनी पत्नी को भी समझाने की कोशिश कर, शायद वह समझ जाए। इस बार राज कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने कमरे में चला गया और बेचारी शांति जी अपने बिस्तर पर बैठकर आंसू बहाने लगी कि आज उनका बेटा, जो कि उनका इकलौता सहारा था, शायद आज उनका वह सहारा भी छिन चुका है। राज अपने कमरे में पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी काजल को समझाने की कोशिश की और अपनी पत्नी को माँ के बारे में बताया कि काजल माँ भी बहुत बड़े घर की बेटी थी, पर उन्होंने धीरे धीरे खुद को इस घर में ढाला और हमारी खुशियों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लीं। मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा और तुम्हारी हर ज़रूरत भी पूरी करूँगा। बस हो सके तो तुम फिजूल खर्ची बंद कर दो। इतना सुनते ही काजल एक झटके से राज की तरफ मुड़ी और उसे देखकर कहने लगी, फिजूल खर्ची? ऐसी कौन सी फिजूल खर्ची कर रही हूँ? तुम्हारे घर में आकर तो मैं अपने शौक मौज भी पूरे नहीं कर पा रही हूँ। अरे यहाँ तो तुम मेरी ज़रूरतें पूरी कर दो, वह ही बहुत है। आया बड़ा माँ का पुजारी। इतना कहकर गुस्से में बड़बड़ाती हुई काजल सो गई। अगली सुबह से काजल ने अपने तेवर ही बदल दिए। अपनी माँ से उसने फ़ोन पर बात की और बोली, माँ 20-25 दिन तो मैंने जैसे तैसे करके काट लिए और मैं कुछ नहीं बोली। शुक्र की बात यह है कि अब तक तुम्हारा दामाद ही उस बुढ़िया को मेरे मन की बातें सुना देता था, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही क्या थी। पर अब तो लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उस बुढ़िया को उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। हर समय मुझे नौकरों की तरह बस काम में लगाने की कोशिश करती रहती है। अब देखना इसे कैसा मज़ा चखाती हूँ मैं, कैसा सबक सिखाती हूँ। अगले दिन काजल तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर आई तो शांता जी ने देखा कि उसने एक छोटी सी स्कर्ट और टॉप पहन रखी है और वह उन कपड़ों को पहनकर
घर से बाहर जाने लगी। तब काजल की सास शांति जी ने उसे आवाज देकर रोका और कहा, काजल बेटा कहाँ जा रही हो? तब काजल ने अपना चश्मा लगाते हुए कहा, आपको मेरे कपड़े देखकर समझ में नहीं आ रहा? घूमने जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। तब शांति जी बोली, बेटा तुझे घूमने जाना है तो तू बेशक चली जा, पर कम से कम अपनी वेशभूषा, अपना हुलिया तो संभाल कर रख ले। यह तूने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? कोई सूट या साड़ी पहन ले। इस पर काजल शांति जी की तरफ टेढ़ी मेढ़ी नजरें करती हुई बोली, सूट और साड़ी के अलावा भी बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं हमारे शहर में। आपको यह बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने तो कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं होंगे ना। आप क्या जाने कि आजकल का फैशन क्या है। तब शांति जी ने कहा, बेटा मैं तुझे यह कपड़े पहनने को मना नहीं कर रही हूँ। मैं तुझे यह कपड़े इस जगह पर पहनने से मना कर रही हूँ क्योंकि यहाँ का माहौल इतना स्टैंडर्ड नहीं है। तब काजल अपने बालों को झटकती हुई बोली, वॉट एवर, मुझे जो पहनना है मैं वही पहनूंगी। आप जाइए और अपना काम कीजिए। एटीट्यूड दिखाती हुई काजल वहां से चली गई। शाम को शांति जी ने अपने बेटे को यह बात बताई और कहा कि वह काजल को समझाए। काजल ने अपने पति को पहले ही फोटोज भेज दी थीं और फोन पर कह दिया था कि तुम्हारी माँ मुझे फालतू में बातें सुना रही थी, तो अपनी माँ को बता देना कि फैशन क्या होता है। अब मैं उनकी तरह 6 मीटर का थान लपेट कर तो नहीं घूम सकती ना। इसीलिए राज ने भी कुछ नहीं कहा और वह भी अपनी माँ से ही कहने लगा कि माँ, काजल जो करती है उसे करने दो। वह इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे यह समझाना हो कि वह क्या कर रही है। उसके पीछे मत पड़ी रहा करो तुम। अब तो काजल का रोज का ड्रामा हो गया था। वह रोज ही कुछ ना कुछ ऊल जलूल हरकतें करती रहती थी और शांति जी कुछ कहती तो उन्हें बस यही कह दिया करती, अरे माँ जी आप नहीं समझेंगी, गांव के गंवार लोग क्या जाने कि हाई स्टैंडर्ड लोगों का रहने का तरीका कैसा होता है। मेरी फैमिली में तो यह सब बहुत आम बात है और मैं हमेशा ऐसे ही रही हूँ, एकदम से तो नहीं बदल सकती ना। शांति जी भी ज्यादा कुछ नहीं कहती थीं, लेकिन आज तो हद ही हो गई। काजल कल शाम को अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने के लिए कह कर गई थी, वह भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर। शांति जी को उसका पहनावा बिल्कुल नहीं भाता था, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहती थी क्योंकि उसके पति के अलावा घर में और कोई था भी नहीं और उसकी सास ही थी, तो इसीलिए वह घर में कुछ भी पहनकर घूम सकती थी, जिसके लिए शांति जी ने उसे कभी नहीं टोका। उनका कहना बस इतना सा था कि जब बाहर निकलो तो थोड़े अदब के कपड़े पहनकर निकलो, क्योंकि जगह और माहौल के हिसाब से ही पहनने ओढ़ने का ढंग अच्छा लगता है। जब काजल पार्टी में गई तो वह कहकर निकली थी कि कुछ ही समय में आ जाएगी, लेकिन कल पूरी रात बीत गई और काजल अभी तक घर नहीं लौटी थी। पूरी रात काजल का पति और उसकी सास शांता जी दोनों घर पर उसका इंतजार कर रहे थे कि काजल जाने कहाँ रह गई, और दोनों ही बहुत परेशान भी थे क्योंकि वे काजल को लगातार फोन मिला रहे थे, लेकिन काजल का फोन नहीं मिल रहा था। ऐसे में परेशान होना तो लाजमी सी बात है ना, इसीलिए वे दोनों भी इतने परेशान थे। अब राज और शांता जी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए घर से निकल ही रहे थे कि तभी
काजल अपने कुछ दोस्तों के साथ घर आई। अभी भी उसे चक्कर आ रहे थे। जैसे ही राज ने देखा कि काजल के दोस्त, जो कि लड़के हैं, काजल को लगभग गोदी में उठाकर हिला रहे थे। एक ने काजल की कमर में हाथ डाला हुआ था और एक ने काजल के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। राज को यह सब देखकर मन ही मन बहुत गुस्सा आया, पर वह उस समय कुछ नहीं बोला। काजल को आगे बढ़कर उसने संभाला और उसे अंदर उसके कमरे में ले गया। काजल के दोस्तों से पता चला कि कल रात वे सब लोग क्लब में पार्टी कर रहे थे और पार्टी के दौरान काजल ने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, और इसीलिए काजल का एक दोस्त उसे अपने साथ ले गया। अभी तक राज को यह बात नहीं पता थी, लेकिन जब वह काजल को अंदर कमरे में लिटाकर आया तो देखा शांता जी ने काजल के दोस्तों को सोफे पर बिठाया हुआ था और उन्हें चाय पानी पिला रही थीं। इस दौरान काजल के दोस्तों ने यह सारी बातें बताईं और फिर सुबह उठकर उन्होंने काजल को नींबू पानी वगैरह पिलाया। तब जाकर उसे थोड़ा होश आया। काजल के फ़ोन पर उन्होंने देखा कि कई सारी मिस्ड कॉल थीं। तब उन्होंने काजल से उसके घर का पता पूछा और उसे लेकर यहाँ आई। राज ने काजल के दोस्तों का शुक्रिया किया और उन्हें विदा किया, लेकिन अब जैसे राज की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। राज और शांति जी वहीं बैठे हुए थे कि तभी काजल अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और बाहर निकलती हुई अपने पति को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग राज, कैसे हो? राज ने गुस्से में जवाब दिया, कुछ देर पहले तक तो बहुत ठीक था, पर अब नहीं हूँ। राज को गुस्से में देखकर काजल ने पूछा, क्या हुआ? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो इतना गुस्से में हो? तब राज गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, मुझसे पूछ रही हो कि कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हें होश भी है कि कल पूरी रात तुम कहाँ थीं? इस पर काजल नजरें चुराते हुए बोली, हाँ, वह मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी। तब राज ने बोला, दोस्तों के साथ पार्टी पूरी पूरी रात घर के बाहर रहकर नहीं की जाती, और अगर तुम्हें रात भर के लिए बाहर जाना था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे साथ चलता। और फिर तुमने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम किसके साथ जा रही हो और कब तक आओगी। वहाँ पूरी रात तुम नशे की हालत में किसी और के कमरे में पड़ी थीं और मैं और माँ यहाँ पागल हुए जा रहे थे कि तुम जाने कहाँ हो, किस हालत में हो। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने क्या किया है? इस पर काजल उल्टा चढ़ती हुई बोली, राज, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गई थी। पार्टी में थोड़ा ओवर ड्रिंक हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तब राज बोला, तो वो तुम्हें तो अभी तक यह भी नहीं पता कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई बात नहीं, अगर कोई बड़ी बात नहीं है तो ना सही, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकता। तुम्हें अगर इतनी ही आज़ादी भरी जिंदगी चाहिए तो तुम अपने मायके में अपने माँ बाप के साथ ही रहो, क्योंकि वह कुछ ज़्यादा ही फ्री माइंडेड हैं। मैं इतना फ्री माइंड नहीं हो सकता कि अपनी पत्नी को पूरी पूरी रात के लिए किसी और के यहाँ देखकर भी कुछ ना कहूँ। इस पर काजल फिर से उठती हुई और चौंकती हुई बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तब राज ने कहा, वही मतलब है जो तुम समझ रही हो। तुम आज़ाद रहना चाहती हो ना, तो रहो। आज मैं तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त करता हूँ। मैं आज ही वकील से कहकर डाइवोर्स पेपर्स तैयार करवा देता हूँ। उन पर सिग्नेचर करने के बाद तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। तुम इस घर से जा सकती हो। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वह करना। काजल ने राज से कहा, राज, तुम इतना एटीट्यूड किस बात का दिखा रहे हो?
और इतना नखरे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आया समझ? तुम्हें क्या लगता है तुम इकलौते ऐसे हो जो मेरे पीछे पागल हुए फिरते हो? मुझे लड़कों की कोई कमी नहीं है। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम जितने घटिया इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो ना, मैं इतनी भी घटिया इंसान नहीं हूँ। मुझे अपनी मर्यादाएं बहुत अच्छे से पता हैं। मैं मानती हूँ कि मैं छोटे कपड़े पहनकर घूमती हूँ और बहुत मॉडर्न भी हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ भी करूँगी। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो तुम इतना ड्रामा कर रहे हो। अभी तक भी काजल को अपनी गलती का एहसास नहीं था। राज वहां से गुस्से में चला गया, यह कहकर कि कोई बात नहीं, अगर इसमें बड़ी बात नहीं है तो। ना सही, तुम अगर मुझे तलाक नहीं देना चाहती तो भी मैं तुम्हें आज इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। मेरी मौत के बाद तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। तुम्हें जो करना हो तुम वह करना। तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। इतना कहकर गुस्से में राज घर से निकल गया। अब तो काजल और शांता जी दोनों की हालत खराब हो रही थी। यह सोच सोचकर कि पता नहीं राज कहाँ गया है। बार बार काजल अपनी बातों को याद कर रही थी कि सचमुच उसने कितनी बड़ी गलती की है। ऊपर से राज को ही उल्टा बातें सुनाई जा रही थी। बार बार उसके मन में यह ख्याल आ रहा था कि अगर राज ने खुद को कुछ कर लिया तो वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। और यही सब बातें सोच सोच कर काजल की आंखें भर आईं। पहली बार शांता जी ने काजल को किसी बात पर सीरियस देखा तो अपनी बहू को सांत्वना देने लगीं और बोलीं कि हिम्मत रख काजल, कुछ नहीं होगा। भगवान से प्रार्थना कर कि राज सही सलामत वापस लौट आए। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात। शांति जी और काजल दोनों की नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थीं, लेकिन अभी तक राज लौट कर नहीं आया था। ऐसे में काजल क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वह राज को लगातार फोन कर रही थी, लेकिन सामने से किसी ने फोन नहीं उठाया। काजल पूरी रात फोन मिलाती रही और अपनी गलती पर पछताती रही। अपनी हर एक गलती उसे याद आ रही थी। जब भी राज ने उसे समझाने की कोशिश की थी, हर एक बात को वह याद करके रो रही थी। रात के बाद अगली सुबह भी हो गई, लेकिन अभी तक राज घर नहीं पहुंचा। शांति जी और काजल दोनों ने पूरी रात हॉल में बैठे बैठे सोफे पर ही गुजार दी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही डोरबेल बजी, काजल दौड़कर दरवाज़ा खोलने पहुंची। इस पूरी रात में काजल की परेशानी और शांति जी की परेशानी लगभग एक ही समान थी, तो दोनों ही एक दूसरे को सांत्वना दे रही थीं। और अभी काजल अपनी सास की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी कि तभी दरवाजे पर भी दस्तक से काजल की नींद खुल गई और वह दौड़कर दरवाज़ा खोलने पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो काजल ने देखा कि एक बहुत खूबसूरत सी लड़की राज को संभाले हुए ला रही है। राज का सर उस लड़की के कंधे पर था और उस लड़की ने राज को दोनों हाथों से संभाला हुआ था। यह सब देखकर काजल को भी बहुत तेज गुस्सा आया और उसने तेज झटके से उस लड़की को राज से दूर कर दिया और बोली, कौन हो तुम और मेरे पति के साथ क्या कर रही हो? तब उस लड़की ने कहा कि कल रात यह लड़का मुझे एक बार में मिला था और उसने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि यह वहीं बेहोश हो गया, तो मजबूरी में मुझे इसे अपने साथ ही ले जाना पड़ा। फिर सुबह इसकी हालत ठीक हुई तो इसने मुझे अपना पता बताया, तो मैं इसे यहाँ ले आई। काजल राज को अंदर कमरे में लिटा आई और बाहर आते ही उस लड़की को जैसे ही हॉल में सोफे पर बैठे हुए देखा तो काजल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया
और उस लड़की को जो चाय का कप शांति जी ने दिया था, उस कप को उस लड़की के हाथ से छीनकर मेज पर रखती हुई बोली और उस लड़की को 4 बातें सुनाती हुई बोली, तुझे शर्म नहीं आती? किसी के पति को यूं ही बिना जान पहचान के अपने साथ ले गई। कैसी लड़की है तू कि बस कोई भी लड़का मिला नहीं कि लार टपकाना शुरू कर दिया। काजल ने उस लड़की को बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई, जिन्हें सुनकर वह लड़की भी काजल पर भड़क पड़ी और बोली कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम जैसी औरतों से अपना पति तो संभाला नहीं जाता और मुझे भाषण देने चली है। पता है मुझे कि तू कितनी सीधी है। तभी तो यह बेचारा वहां बैठकर शराब में डूबा हुआ था। तुझे तो इसके जीने मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मुझे ज्यादा लेक्चर सुना रही है। लड़की के उल्टा जवाब देते ही काजल गुस्से में आग बबूला हो गई और उस लड़की को मारने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, वैसे ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राज वहां खड़ा था। राज ने तेज झटके से काजल का हाथ झटकते हुए कहा, खबरदार जो उसे हाथ भी लगाया। तो इस पर काजल बोली, अच्छा, इस लड़की के लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो? जानते कितना हो तुम इस लड़की को? कौन है यह लड़की? तब राज बोला, जैसे वह तुम्हारा दोस्त था जो तुम्हें घर छोड़कर गया था, वैसे ही यह भी मेरी दोस्त है। काजल ने गुस्से में राज से कहा, अच्छा, तो तुम कल पूरी रात अपनी दोस्त के साथ थे? पागल समझते हो मुझे, जो मैं इतना भी नहीं समझूंगी? आखिर इस लड़की के साथ कल तुम क्या कर रहे थे? इतनी भी पागल नहीं हूं मैं, आया समझ? बहुत अच्छे से समझती हूं मैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यह है कहानी का पहला भाग। कल मिलती हूँ आपसे कहानी के दूसरे भाग के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।